चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 3 मार्च 2023 को यूपीपीएससी पीसीएस की कुछ वैकेंसीज के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले बड़ा शोर था कि वैकेंसी हज़ारों की संख्या में है, लेकिन खुशी की बात ये है कि वैकेंसी आई है। दुख की बात ये है कि संख्या कम है, उम्मीद से कम है। कई बार सोचा गया या सुनने में भी बार बार आता रहा कि संख्या 1100 के लगभग समथिंग होगी, लेकिन ठीक है भैया, कोई बात नहीं। आप जो है आपको 100 सीटें 173 है, तो 173 सीटें तो हर एक आदमी तो 173 सीटों को नहीं रख सकेगा, या फिर हजारों की आवश्यकता उसको होगी। देखो, सीट जो है वो एक की आवश्यकता है, तो आप ये मत देखिएगा, इस बात से को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सीटें कम है या ज़्यादा है। बेहतर आपके लिए यही है कि जितनी सीटें हैं उन्हीं पर संतोष रखिएगा और सिर्फ अपना एक सीट के लिए मेहनत करिएगा, है ना। तो देखो, कोई तो कैंडिडेट जाएगा इन 173 सीटों पर भी, है ना। एक सीट होती तो भी जो है कोई ना कोई एक बंदा उस पर जरूर जाता। तो जाएगा कौन? जिसकी मेहनत ज्यादा होगी। तो आप इन सीटों का चक्कर छोड़ के कि हजारों की संख्या में 173 है ना, या फिर एक ही सीट है, ये छोड़िएगा। आपको सिर्फ एक सीट दिखाई देनी चाहिए, उसी सीट के लिए आप मेहनत करिएगा, उसी के लिए आप स्ट्रगल करिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अगर वास्तव में अच्छी मेहनत होगी आपकी, तो आप एक सीट पर भी आप काबिज होंगे। ठीक है, तो छोड़िएगा आप ये सीटों वीटों का चक्कर। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आया है, तो नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसमें 3 मार्च से जो है वो आवेदन शुरू हो गया है। तो आप जो है इस पीसीएस के लिए जो इच्छुक है जो लोग, वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है उसकी देखिएगा 6 अप्रैल 2023 ये लास्ट है। इसके बाद जो है आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो किसी जो इच्छुक है वो इस डेट तक जो है वो आवेदन कर सकता है। पहले ही कर लीजिएगा, फिर साइट जो है वो प्रॉब्लम करती है। चलिए देखिए, तो हम देखिए बात करेंगे चाहे वो आपका इन कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे आवेदन शुल्क कितना है और सीटें कितनी हैं, कौन सी पोस्ट है, और इसके लिए जो है वैवाहिक स्थिति का भी प्रावधान है। तो ठीक है, वो क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या है। कुछ पोस्ट है जो लिखित और इंटरव्यू दोनों के आधार पर है, और कुछ पोस्ट है आपकी जो केवल और केवल लिखित एग्जाम जिसके लिए होगा, उसमें इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। और कुछ जो है आपका कुछ पोस्ट है, जैसे पुलिस उपाधीक्षक है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, अधीक्षक कारागार, या फिर आबकारी निरीक्षक, है ना, उप कारागार पाल, ये कुछ पोस्ट है। इनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी वो जरूरी है। तो क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है, वो कितनी हाइट चाहिए, कितनी चेस्ट चाहिए, उसके बारे में भी देखिए बात करेंगे। उम्र आयु सीमा जो है वो आयु सीमा में किसी को छूट दी गई है, मतलब कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, मिनिमम कितनी है वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा सिलेबस जो है वो क्या है आपका, प्री और आपका मेंस, फिर इंटरव्यू। प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये सब हम बिंदुवार जो है इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया आवेदन प्रारंभ हो चुका है 3 मार्च 2023 से। ठीक है, और ये 6 अप्रैल 2023 तक रहेगा। फीस की बात करें तो सामान्य, और जो जिन लोगों के पास सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो ईडब्ल्यूएस और फिर ओबीसी, इन सब के लिए 125 रुपये ही चार्ज रखा गया है सबके लिए। SC ST को 65 रुपये, दिव्यांग के लिए 25 रुपया, भूतपूर्व सैनिक 65, है ना। चलिए, फ्रीडम फाइटर आश्रित श्रेणी के जो आश्रित फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके जो आश्रित है, हालांकि आज फ्रीडम फाइटर जो है स्वतंत्रता सेनानी आज तो बहुत कम संख्या में है। ठीक है, क्योंकि 1947 से पहले वे व्यक्ति हैं, तो आज सिर्फ उनके आश्रित बचे हैं, या फिर उनको कोई खिलाड़ी हो, महिला या फिर कोई कुशल वर्ग उत्कर्ष खिलाड़ी हो, उनके लिए जो है अपनी मूल श्रेणी के अनुसार फीस रखी गई है। ठीक है, चलिए रिक्ति की बात करें तो 173 पोस्ट है, और 173 पोस्ट में देखिए वैकेंसी भी पोस्ट बहुत सारी है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य पोस्ट है आपकी, है ना, देखिए डिप्टी कलेक्टर, है ना,
एसडीएम बोलते हैं जिसको आप, या पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, है ना। कुछ मैं मुख्य मुख्य पोस्ट बता दे रहा हूँ, है ना, जो, या फिर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर, है ना, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, या फिर हम बात करें, देखिए, जिला आपूर्ति अधिकारी, ठीक है। और भी ये डाइट में जो जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है ना, डाइट, और दूसरा बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिसको आप बीएसए बोलते हो, है ना। तो ये कुछ खास खास पोस्ट है, नायब तहसीलदार की भी इसके अंदर पोस्ट है। ओके, बहुत सारी पोस्ट है, आप थोड़ा नोटिफिकेशन में आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। तो एक इसमें वैवाहिक स्थिति का भी थोड़ा प्रावधान होता है। अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा विवाह किए हो तो, हाँ, ये देखिए, एक से अधिक किसी व्यक्ति की अगर जीवित पत्नियां हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई महिलाओं के लिए भी है, अगर कोई एक महिला किसी महिला ने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जो पहले से ही विवाहित हो, तो वो महिला भी उसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। अगर वो फिर भी एलिजिबिलिटी, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो उससे पहले उनको राज्यपाल से जो है अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, ठीक है। अगर वो उनको छूट दे दे तो उसके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, शैक्षणिक अर्हता जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी, इसमें हम बात करें तो कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें लिखित और इंटरव्यू होगा, और कुछ ऐसी है जिसमें केवल और केवल लिखित परीक्षा होगी। ओके, तो देखिए, जो जिसमें लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा जिसमें होगी, तो मैं बता देता हूँ इसमें आपको। वैसे तो बहुत सारी पोस्टें देखिएगा, लेकिन कुछ ये जो विशिष्ट अर्हता वाले पद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। विशिष्ट अर्हता वाले पद जो जिसमें जो लिखित और इंटरव्यू होना है, तो हमारे नोटिफिकेशन में वो दिया गया है उपनिबंधक, है ना। एक पद है, पद नाम है उपनिबंधक। उसके लिए जो योग्यता रखी गई है क्या है, विधि स्नातक, लॉ में वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तो उसके लिए ये विशिष्ट अर्हता होगी। तो ठीक है, वो जो है इसके लिए एलिजिबल होगा उपनिबंधक के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, लिखित और साक्षरता। तो देखिए, उपनिबंधक एक दूसरा जो पद है विशिष्ट अर्हता का, जिसमें लिखित और साक्षात्कार दोनों होना है, सहायक शर्मायुक्त। तीसरा जो है सहायक नियंत्रक विधिक माप, ठीक है। देखिए, 1 2 3, ये 3 पद है जो विशिष्ट अर्हता के हैं। इसमें लिखित और साक्षात्कार दोनों, साक्षात्कार जो है इंटरव्यू, वो दोनों होना है, ठीक है। तो ये विशिष्ट योग्यता वाले पद है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से जो जिनका चयन होना है विशिष्ट अर्हता वाले पदों में, तो वो भी आपकी 3 पद हैं, ठीक है। इसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल लिखित परीक्षा होनी है, ठीक है। तो उसमें 3 पद है आपका। एक है विधि अधिकारी, है ना, विधि अधिकारी। दूसरा प्राविधिक सहायक। तीसरा कर निर्धारण अधिकारी। देखिए, प्राविधिक सहायक एक भूतत्व में है, और एक जो है भूभौतिकी में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सहायक जो ये विधिक सहायक है, एक भूतत्व, ठीक है, भूतत्व और भूभौतिकी, ठीक है। तीसरा कर निर्धारण अधिकारी, ठीक है। तो इनकी देखिए विशिष्ट योग्यता वाले पद हैं, तो इनकी मैं योग्यता भी बता दे रहा हूँ। अगर उपनिबंधक पोस्ट के लिए जो एलिजिबल होगा, उसके पास ग्रेजुएट होना चाहिए लॉ से, ठीक है।
स्नातक होना चाहिए विधि से, ठीक है। दूसरा जो है सहायक सरमायुक्त की हम बात करें तो देखिए मैं कुछ सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, उसमें से एक में वो पीजी होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी हुई हो। सब्जेक्ट क्या है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि, सॉरी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, सर्व कल्याण, श्रम विधि, या फिर समाज कार्य, समाज कल्याण, व्यापार प्रबंधन, कर्मिक प्रबंधन, इनमें जो है किसी एक सब्जेक्ट में वो पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। इसकी हमने बात की है। फिर देखिएगा सहायक नियंत्रक विधिक माप, इस पद के लिए जो योग्यता है वो भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है क्या होना चाहिए, भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में जो है वो उपाधि प्राप्त हो, और इसके साथ साथ देवनागरी लिपि में उसको लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। देवनागरी लिपि का उसके पास ज्ञान होना चाहिए, ओके। चलिए तो ठीक है, ये जो है हमारी विशेष योग्यता वाले पद जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू दोनों होना है, ठीक है। अब देखिए ये 3 पद है जिनमें 4 है, ये विधिक सहायक में 2 है, भूतत्व वाला और भू भौतिकी वाला। तो विधि अधिकारी जो है इसके लिए जो योग्यता रखी गई है, इसमें इंटरव्यू नहीं होना है, इसमें केवल लिखित परीक्षा होनी है, ठीक है। इसमें जो योग्यता रखी गई है विश्वविद्यालय में वो ग्रेजुएट होना चाहिए, देखिए पहली जो शर्त है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में विधि से स्नातक की उपाधि मीन्स ग्रेजुएशन लॉ में, ठीक है। दूसरा जो है संबंधित विधिज्ञ परिषद या भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध विधिज्ञ संघ मीन्स बार एसोसिएशन में पंजीकरण और विधिज्ञ परिषद या विधिज्ञ संघ द्वारा निर्गत प्रमाणिक 2 वर्षीय अनुभव प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वो विधि अधिकारी पद के लिए योग्य होगा। फिर देखिए दूसरा आते हैं प्राविधिक सहायक, इसमें भूतत्व में बात करें तो भूतत्व में उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में भूगर्भ शास्त्र या फिर प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में पीजी होना चाहिए, या फिर इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद में प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। फिर देखिए इसमें हम बात करें, ये भूतत्व में मैंने बताया, भू भौतिकी में बात करें तो भू भौतिकी में जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित मीन्स मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में भू भौतिकी, प्रायोगिक भू भौतिकी, भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र में कम से कम 50% अंकों के साथ में उसने क्या किया हो, पीजी किया हो, ठीक है। या फिर इसका मतलब बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र गणित के साथ। चलिए अब देखिएगा कर निर्धारण अधिकारी, तो कर निर्धारण अधिकारी में आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया हो, स्नातक किया हो, उपाधि हो आपके पास, और उसमें जो है 55% अंक आपके कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये विशिष्ट अर्हता वाले पद हैं, ओके। मैंने इनकी योग्यता आपको बताई है। चलिए अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। कुछ सभी पद नहीं है जिसके लिए शारीरिक मापदंड की आवश्यकता हो, कुछ पद हैं ऐसे जिसमें शारीरिक मापदंड आवश्यक है। तो कौन कौन से हैं मैंने देखिएगा यहाँ लिखे हुए हैं। एक आप देखिए पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक इस पद के लिए हाइट और दूसरा चेस्ट, ये चीज जो है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
पुलिस उपाधीक्षक, दो कैटेगरी बना ले रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं? पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक। देखिए सबसे पहले हाइट और जो चेस्ट है, चेस्ट दो कैटेगरी में होता है, एक आपका फुलाने के बाद और एक बिन फुलाए, ठीक है, बिना फुलाए, ठीक है, विद और ये विदाउट। चलिए ये लिख लेते हैं, बिना फुलाए और ये फुलाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करें केवल पुरुष अभ्यर्थी हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति, तो ये सिर्फ अनारक्षित वर्ग की बात कर रहे हैं। अनारक्षित सामान्य, अनारक्षित जो पद है, अनारक्षित पुरुष, ध्यान दें। हाइट की बात करेंगे तो देखिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और बिना फुलाए चेस्ट 84 और फुलाने के बाद 89 होना चाहिए। दूसरा अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जनजाति, हाइट 160 होनी चाहिए, ऊंचाई 79 होनी चाहिए, ठीक है, हाइट 160 और बिना फुलाए जो चेस्ट है वो 79 होनी चाहिए, फुलाने के बाद जो है 84 होना चाहिए, ठीक है। देखिए तीसरी बात पे बात तीसरा जो पॉइंट है वो केवल महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें जो अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के जो है केवल महिलाएं और अनारक्षित, ठीक है, महिलाएं। तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 है, 152 है और चेस्ट जो है वो यहाँ लागू नहीं होता, ठीक है। फिर बात करें, देखिए एसटी की बात कर ली, तो एससी की बात करें, एससी वर्ग, तो एससी वर्ग में 147 और अनुसूचित जनजाति, सॉरी भैया एक मिनट, हाँ देखिए ये ध्यान रहे, ये जो देखिए दोनों है, देखिए ये पुरुष वर्ग के लिए है, अनारक्षित में भी एससी, एसटी, ओबीसी सब के लिए। पुरुषों के लिए जो है 165 हाइट है, चेस्ट जो है वो 84 है, बिना फुलाए और फुलाने के बाद इतनी है। लेकिन एसटी में थोड़ा रिलैक्सेशन है, 5 सेंटीमीटर कम हो चलेगा और ये जो है 5 सेंटीमीटर बिना फुलाई कम है और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आप कि ये जो है पुरुष वर्ग के लिए और ये दोनों जो है वो महिला वर्ग के लिए। महिला वर्ग में चाहे सामान्य वर्ग से हो कोई या फिर एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी हो, वो सॉरी एसटी को छोड़कर उनकी जो ठीक है जो हाइट है वो 152 होनी चाहिए और एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी हाइट 147 होनी चाहिए और इन पे यहाँ जो है चेस्ट का दोनों महिला वर्ग पे ये लागू नहीं होता। लेकिन महिला वर्ग के लिए सभी वर्गों की महिलाओं के लिए एक शर्त कंपलसरी है कि उनका जो वेट है 40 केजी मिनिमम होना चाहिए, 40 किलोग्राम जो है वो कम से कम होना चाहिए वजन महिला वर्ग के लिए। महिला कितना? 40 केजी, 40 किलोग्राम जो है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आए जिला कमांडेंट होम गार्ड्स।
जिला कमांडेंट होमगार्ड्स। इसके लिए देखिए पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें, पुरुष वर्ग में चाहे जनरल, SC ST OBC कोई भी हो, जो हाइट है वो 165 होनी चाहिए जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए। बिना फुलाई चेस्ट 84 होनी चाहिए 84, और फुलाने के बाद 89 होनी चाहिए। महिला वर्ग में हम बात करें तो महिला वर्ग में 150 हाइट होनी चाहिए 150, 79 देखिएगा भैया, महिला वर्ग में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए चेस्ट की कंडीशन रखी गई है बिना फुलाए 79 होनी चाहिए, और फुलाने के बाद जो है वो 84 होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु महिलाओं के लिए भी कंडीशन रखी गई है। हाइट 150, बिना फुलाए जो है सीना वो 79 होनी चाहिए, और जो है फुलाने के बाद जो है वो 84 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरी शर्त जो है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु रखी गई है। ठीक, पुरुष वर्ग में ठीक है, कहाँ पर कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, अनुसूचित जनजाति मीन्स ST, ये कुमाऊं और गढ़वाल और ST केवल पुरुष वर्ग में, उनके लिए जो है 160 हाइट रखी गई है, 84 चेस्ट रखी गई है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है वो 89 रखी गई है। ठीक है, तो ये जो एलिजिबिलिटी वो किसके लिए है, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के लिए है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट आते हैं अधीक्षक कारागार के लिए। अधीक्षक कारागार, देखिए अधीक्षक कारागार के लिए फर्स्ट पॉइंट दिया आपका ऊंचाई 160, ऊंचाई जो है वो कितनी है 160। दूसरा, इन्होंने जो है कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 से कम नहीं होनी चाहिए। ऊंचाई जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, ये जो कुमाऊं है ना और जो गढ़वाल है, इस मंडल के जो अगर कोई अभ्यर्थी है तो वहाँ मिनिमम, ठीक है, 168, और जो कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अभ्यर्थी है उनके लिए 163 से कम नहीं होने चाहिए। और चेस्ट की बात करें, सीने की, तो यहाँ 80, सीने की हम बात करें तो 81.3 सेमी, ठीक है, 81.3 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है वो 86.3 ये रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो चुका आबकारी निरीक्षक पद हेतु। देखिएगा आबकारी निरीक्षक पद हेतु देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो देखिए हाइट है 167, चेस्ट 81.2 बिना फुलाए होनी चाहिए, फुलाने के बाद 86.2 होनी चाहिए, 86.2 होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थी इनके लिए जो है 147, ठीक है, ऊंचाई होनी चाहिए। और देखिएगा ये महिला जो है यहाँ पर सामान्य वर्ग में है, सामान्य वर्ग में 152, ये 152 कर लीजिएगा सामान्य वर्ग में। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, SC और ST, इनकी जो महिलाएं हैं, ठीक है, इस वर्ग में जो महिला है उनकी जो हाइट रखी गई है वो 147 रखी गई है, और जो चेस्ट है, ठीक है, चेस्ट जो है
वो सीना यहाँ कोई कंडीशन नहीं रखी गई दोनों में, ठीक है, ध्यान रखिए उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। हाँ, इसमें सामान्य और ओबीसी दोनों, ओबीसी दोनों दोनों वर्ग की महिलाओं के लिए 152 हाइट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये था हमारा जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, ये उसमें जो दर्शाई गई है हमारे नोटिफिकेशन में, ठीक है, ये थी वो। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम आयु सीमा की, हम बात करेंगे आयु सीमा। देखिए, तो आयु सीमा में देखो ये दिया गया है कि 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र मिनिमम जो है कम से कम 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष जो है वो कम से कम आयु होनी चाहिए, और वो डेट फिक्स है 1 जुलाई 2023 को। 1 जुलाई 2023 को मिनिमम जो आयु है वो 21 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु का जो प्रावधान है वो 40 वर्ष, 40 वर्ष मैक्सिमम है, अधिकतम 40 वर्ष। तो इसमें अगर हम डेट की बात करें मैक्सिमम में जो है, तो 2 जुलाई 1983, 2 जुलाई 1983 इससे पूर्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि किस डेट से किस डेट का ये है, किस डेट से किस डेट के बीच में है। तो 2 जुलाई, देखिए 2 जुलाई 1983 से पहला नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2002 के बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो कितना हुआ, देखिए 2 जुलाई 1983 और यहाँ से लेकर 1 जुलाई 2002 इसके बीच उसका जन्म हो, ये आयु सीमा है। लेकिन देखिए इसमें जो है कुछ अलग अलग व्यक्तियों को इसमें अलग अलग आयु में रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है, वो देख लीजिएगा किस तरीके से। देखिए अगर दिव्यांग जन है कोई, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष रखी गई है, ठीक है। दिव्यांग जन, दिव्यांग व्यक्ति है तो उसकी आयु जो है वो कितनी रखी गई है, 55 वर्ष रखी गई है। बात करें तो उसका जो जन्म है वो 2 जुलाई 1968 से पूर्व नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा दिव्यांग जन के लिए। अब दूसरा कुछ आयु सीमा में जो छूट है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के, ये बात ध्यान रखिए, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं और अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति है और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है, दूसरा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में जो कुशल खिलाड़ी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य जो कर्मी हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष की जो है वो छूट दी गई है। तो ये ध्यान रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, SC ST OBC, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोई कुशल खिलाड़ी हो, उत्तर प्रदेश का कोई राजकीय कर्मचारी हो, ठीक है, और कोई जो है शिक्षणेतर कर्मचारी हो, तो इनको जो है आयु में 5 साल की छूट दी गई है। उनके 40 के कंपैरिजन में 45 साल की आयु तक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये थी भैया आयु सीमा। और अब देखिए बात है सिलेबस की, तो जो सिलेबस है वो सिलेबस पे हम बात करेंगे इससे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वो अगली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हम पूरे सिलेबस पे चर्चा करेंगे, प्री मेंस और क्या उसमें चेंजिंग आया वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।